प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है मैं नमक करा रही हूँ आपको रजिया सज्जाद जहीर का। और इसका पहला जो हमने इसकी समरी पढ़ी है, सारांश पढ़ लिया, परिचय पढ़ा उनका, लेखिका का परिचय। और उसके बाद हमने जो है इनका जो है शॉर्ट क्वेश्चंस करे। अब जो है हम क्या करेंगे, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और व्याख्या करेंगे, गद्यांश की व्याख्या करेंगे, जिसमें से प्रश्न उत्तर आते हैं पेपर में अक्सर, उसी को करेंगे। और मैं जो हूँ, मैं सरस्वती दत्त आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, देखिए नमक, लेखिका रजिया सज्जाद जहीर, गद्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न उत्तर। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं, नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वह। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख दी, जिसमें उसका पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। ज्यादातर मेजें खाली हो चुकी थी, एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आंखों पर ऐनक। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने थे, मगर उन पर वह कुछ जच नहीं रही थी। साफिया कुछ हिचकिचाकर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। देखिए बच्चों, इस तरह का जो है आपको पाठ का ही गद्यांश दे दिया जाएगा, जो है फिर उसमें से ही जो प्रश्न बनेंगे। जैसे साफिया को झिरझिरी क्यों आ गई, साफिया को झिरझिरी क्यों आ गई, साफिया ने क्या निर्णय लिया, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी कैसा था। इस तरह के प्रश्न आएंगे पेपर में। देखो प्रश्न है जैसे साफिया को झिरझिरी क्यों आ गई, तो इसी गद्यांश में जो ऊपर गद्यांश दिया हुआ है, इसी में से तुमको उत्तर इसको ढूंढना है। देखो साफिया का सामान जब कस्टम पर जांच के लिए बाहर, यहाँ देखिए पहला क, उत्तर क देखे, साफिया का सामान जब कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो इस भय से उसे झिरझिरी आ गई कि वह उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। दूसरा देखिए, साफिया ने क्या निर्णय लिया, साफिया ने ख देखे निर्णय लिया कि वह मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं ले जाएगी, वह नमक कस्टम वालों को दिखलाएगी, इसलिए उसने नमक की पुड़िया उठाकर हैंडबैग में रख ली। तीसरा देखें बच्चों, पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी कैसा था। देखें बच्चों, पाकिस्तानी, यहाँ देखें, पाकिस्तान के जिस कस्टम अधिकारी ने साफिया से बात की वह लंबे कद व दुबले पतले शरीर का आदमी था। उसके बाल आधे पके हुए थे, आधे पके हुए का मतलब सफेद थे आधे, ठीक है। आंखों पर क्या था, चश्मा था। जब कम दिखता है तो क्या किस चीज का प्रयोग करते हैं हम, चश्मे का, है ना। जैसे बाल अगर सफेद हो जाते हैं तो किस चीज का, तो डाई वगैरह लगाते हैं, कुछ लोग मेहंदी लगा लेते हैं, है ना, ठीक है। और आंखें जब कमजोर हो जाती है तो क्या किस चीज का प्रयोग होता है, चश्मा लगाया जाता है। कस्टम ऑफिसर की वर्दी पहनकर वह अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब उस पर वह जच नहीं रहा था, ये कहने का मतलब है। कोई चीज होती है किसी के ऊपर जचती है और किसी पे नहीं जचती है। आपको पता है मैंने सारांश इसका पहले पार्ट मैं करा चुकी हूँ। देखिए जगह इस तरह से प्रश्न आएगा, देखो एक बार रीडिंग करा देती हूँ। देखो, नमक कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। नमक कहानी का प्रतिपाद्य विषय क्या है, प्रतिपाद्य मतलब केंद्रीय भाव क्या है, क्या उद्देश्य है, इस कहानी को क्यों लिखना चाहती है लेखिका। इस कहानी, ये देखो 2011 और 12 में पूछा है, इस कहानी के माध्यम से लेखिका पाठकों को क्या संदेश देना चाहे, 2013। और अथवा नमक कहानी का सार संक्षेप अपने शब्दों में लिखो, 2015 में पूछा है। एक ही चीज है, उसको अलग अलग तरीके से पूछेगा, जिससे कि बच्चे उत्तर करने में कंफ्यूज हो जाए, है ना। ऐसा आपको नहीं करना, आपको अपनी समझदारी से काम लेना है। देखो, रजिया सज्जाद जहीर की कहानी। नमक भारत पाक मतलब पाकिस्तान, भारत पाक विभाजन के कारण विस्थापित हुए लोगों के दिलों में बसी भावनाओं को प्रकट करने वाली कहानी है। अब देखा, कहानी के अनुसार साफिया लेखिका अपने पड़ोस में रहने वाली सिख परिवार के घर कीर्तन में सम्मिलित होने गई। उसकी माँ की हमशक्ल सिख बीबी ने साफिया को बताया कि उसका वतन भी लाहौर है और
और उसे वहां के व्यक्ति, वहां का खान पान, पहनना ओढ़ना, सैर सपाटे और जिंदा दिली आज भी याद आती है। लाहौर की स्मृति होते ही सिख बीबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साफिया बताती है वह मुसलमान है जिसके भाई लाहौर निवासी हैं, वह उनसे मिलने के लिए जा रही है। सिख बीबी से पूछती है आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। सिख बीबी उनसे अपनी फरमाइश बताते हुए आहिस्ता से कहती है अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लेती आना है। लेखिका उनसे नमक लाने का वादा करती है। साफिया लाहौर में 15 दिन के करीब रुकी। उसे उसके मित्र मिले, शुभचिंतकों, सगे संबंधियों से बहुत से उपहार प्राप्त हुए। उसने सिख बीबी के लिए भी एक सेर लाहौरी नमक ले लिया। पाकिस्तान से भारत से नमक ले जाना गैर कानूनी है, अतः साफिया ने इसे ले जाने के संबंध में अपने भाई से बात की तो एक जो कि एक पुलिस अधिकारी था, भाई ने साफिया को बताया कि कस्टम वाले सामान की तलाशी लेंगे, नमक नहीं ले जाया जा सकता। साफिया ने भाई को बताया कि माँ के हमशक्ल एक सिख बीवी ने नमक मंगाया है जो कि इसे सौगात की तरह ले जाना चाहती हूँ। साफिया ने भाई से कहा मैं इसे छिपा कर नहीं बल्कि दिखा कर ले जाना चाहती हूँ। साफिया आगे देखिए बच्चों, साफिया ने यहाँ देखें साफिया ने प्रेम, इंसानियत और शालीनता को जो है कानून से ऊपर मानकर नमक ले जाने की प्रतिबद्धता प्रकट कर दी और भाई के ये कहने पर कि आप नमक नहीं ले जा पाएंगी, बदनामी अवश्य होगी। क्रोध की अधिकता में साफिया की आंखों में आंसू आ गए। लेखिका ने नमक की पुड़िया को किन्नू की टोकरी में रखा। जब साफिया का सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तब उसने निर्णय किया कि वह मोहब्बत का तोहफा नमक चोरी से नहीं चोरी से छिपा कर नहीं ले जाएगी। उसने बैग से नमक की पुड़िया निकालकर हैंडबैग में रख दी। अब वह कस्टम अधिकारी के समक्ष पहुंची। तब उसने उससे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो। उसने अपना वतन दिल्ली बताया। दिल्ली मतलब दिल्ली। लेखिका ने स्वयं को लखनऊ का बताया। लेखिका ने हैंडबैग से नमक की पुड़िया निकालकर उसके समक्ष रख दी। कस्टम अफसर ने साफिया की बात सुनकर नमक की पुड़िया को साफिया के बैग में रख दिया और देखें आगे और यह भी कहा जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम कहना और उन खातून मतलब उस महिला को, सिख बीबी को, उन खातून को नमक देते वक्त में मेरी ओर से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, बाकी सब राफ्ता ठीक हो जाएगा। लेखिका की रेल अटारी से चलकर अमृतसर जा पहुंची और अमृतसर से कस्टम पर साफिया का सारा सामान देखा जा चुका था। साफिया ने अपना हैंड बैग खोलकर अब देखिए बच्चों ऊपर ये मैं करा चुकी हूँ, थोड़ा सा इसको और देख लें। पुड़िया निकाली और कस्टम अधिकारी से कहा मेरे पास थोड़ा सा नमक है। साफिया ने अधिकारी को सब कुछ बतला दिया। वह कस्टम अधिकारी लेखिका को प्लेटफॉर्म के एक सिरे पर बने कमरे में ले गया। उसने मेज पर दराज से किताब निकालकर लेखिका को दिखाई जिस उसके टाइटल वाले पृष्ठ पर लिखा था शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ ढाका 1946। इससे लेखिका को पता चलता है ये महाशय ईस्ट बंगाल के हैं। उन महाशय ने बड़े गर्व से बतलाया मेरा वतन ढाका है। वह बंटवारे के समय यहाँ आ गए थे। वह 12-13 वर्ष का रहा होगा। यहाँ आने के ठीक 1 वर्ष पूर्व उनकी सालगिरह पर उनके बचपन के दोस्त ने यह किताब भेंट में दी थी। अपनी जमीन, अपने पानी की यादों में खोए उठते वक्त उन्होंने नमक की पुड़िया साफिया के बैग में रख दी और स्वयं उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। देखिए बच्चों कहानी का संदेश देखें। इस कहानी देखें, इधर देखें, नीचे देखें, संदेश देखें। इस कहानी में लेखिका पाठकों को यह संदेश देना चाहती है कि यदि पड़ोसी देशों के निवासी एक दूसरे की भावनाओं को समझे और उन्हें सम्मान दे तो दोनों देशों के दिलों में खिंची हुई सीमाएं रेखाएं समाप्त हो जाएगी। तब भौतिक सीमाओं पर होने वाले तनाव और युद्ध की शंकाओं के बादल जो है स्वयं ही छट जाएंगे। भारत पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के संबंध में यह सद्भावना और भी आवश्यक एवं प्रासंगिक हो जाती है। प्रासंगिक मतलब कि बहुत ही उपयोगी, क्योंकि तीनों देशों के लोगों का एक दूसरे का खून का रिश्ता है। देखें बच्चों आप प्रश्न 2 देखें। नमक की पुड़िया, यहाँ देखें नमक की प्रश्न 2 देखें। कॉपी पे लिखना है आपको सुंदर ढंग से, ठीक है, और वीडियो को बार बार देखना है। नमक की पुड़िया ले जाते संबंध साफिया के मन में किस तरह का द्वंद था। 2016 में पूछा है। नमक की पुड़िया ले जाते समय के संबंध में साफिया के मन में यह द्वंद था कि वह नमक की पुड़िया चोरी से छिपाकर
ले जाए या कहकर दिखलाकर, अंत में उसने निर्णय लेकर दिखलाकर निर्णय लिया कि दिखाकर ले जाने का निर्णय लिया। मानचित्र, प्रश्न 3 देखें, मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता बट नहीं जाती, उचित तर्क व उदाहरणों के द्वारा इसकी पुष्टि कीजिए। 2011, 14, 17 इस बात में सत्यता है कि मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जनता नहीं बढ़ती, जमीन का विभाजन तो हो जाता, किंतु जनता का मन अपने मूल स्थान पर ही अटका रहता है। कहानी में पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी का भारतीय कस्टम अधिकारी क्रमशः दिल्ली व ढाका को आज ही अपना वतन स्वीकार करते हैं। बीबी लाहौर का नमक चाहती हैं, भारतीय कस्टम अधिकारी ढाका के नारियल पानी को ही स्वादिष्ट मानता है। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम करता है, उसे विश्वास है एक दिन पुनः पहले जैसे हो जाएंगे। चौथा प्रश्न देखें, लाहौर अभी तक उनका वतन और दिल्ली मेरा वतन ढाका जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ की ओर संकेत कहते हैं। लाहौर अभी तक, अथवा करके ऐसे भी आ सकता है, लाहौर अभी तक उनका वतन, दिल्ली मेरा, यह कथन किसका है। नमक शीर्षक कहानी के आधार पर इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। 2010 और 13 में लाहौर अभी तक उनका वतन और दिल्ली मेरा, यह कथन पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी का है। इस प्रकार के उद्गार इस सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं कि विस्थापित का दर्द व्यक्ति को जीवन भर सहलाता है। राजनीतिक कारणों से बंटवारे की खींची गई रेखाओं को अभी तक लोगों का अंतर्मन स्वीकार नहीं कर पाया है। ठीक है, देखे बच्चों, आगे अगला प्रश्न देखें। वैसे तो यह कानून बना दिया और रेखाएं खींच दी और बॉर्डर सीमा सुरक्षा बल की भी तैनाती कर दी, परंतु लोग इस चीज को स्वीकार अभी तक नहीं कर पाए हैं कि अलग हो गए। उन्हें लगता है कभी ना कभी हम वापस एक हो जाएंगे। प्रश्न 5 देखें, नमक ले जाने के बारे में साफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। साफिया अपने वादे की पक्की है, वह सैयद है और सैयद कभी अपना वादा करके नहीं मुकरते, वह जान देकर भी वादा पूरा करने के प्रति संकल्पित है। ये जो है इसके प्रश्न उत्तर समाप्त हो गए। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा और मैंने इसकी व्याख्या भी करा दी है और महत्वपूर्ण है। इतना ही अगर आप कर लेंगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे और अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इसी को आप वीडियो को बार बार देखें और इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करें। ठीक है बच्चों, और साथ ही प्रश्न भी बार बार दोहराते रहे, सारांश पढ़े हैं, लेखिका की जीवनी जो है 1-2 बार रीडिंग कर लें। हालांकि उसमें से कम ही प्रश्न आते हैं, बस लेखिका का नाम पूछा जाएगा, नमक मतलब किसने लिखा है और उनका मतलब इसकी लेखिका का नाम और कहानी का नाम जो है आपसे पूछा जाएगा। और इसी के साथ जो है आपका जो यह पाठ नमक रजिया सज्जाद जहीर का मैं समाप्त करती हूँ। अगला पाठ जो भी आएगा उसके बाद कराऊंगी और आप, आशा कर रही हूँ कि आप खूब अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और बिना मेहनत के बच्चों को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। और जैसा कि आप जानते हो कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यदि हम सोचें मौज मस्ती खेल कूद, ठीक है, खेल कूद और हम ये सब करते रहे, खूब भरपूर सोते रहे, है ना, पूरी, और अपना टाइम जो है ऐसे ही इधर उधर भागने कूदने में, घास काटने में, इधर उधर बैल चराने में पूरा टाइम ऐसे ही बर्बाद कर दिया, तो अपना टाइम सही ठीक से यूटिलाइज करें बच्चों। आपको पता है आपकी 12वीं की परीक्षा मार्च में आएगी, तो टाइम आपके पास बहुत कम है। जब धीरे धीरे करके पूरा पढ़ते रहेंगे, ये नहीं कि हिंदी को ही देखें, और भी सब्जेक्ट देखते रहें, तो आपको जो है हिंदी को खूब अच्छे से पढ़ना है। पढ़ के इसको बार बार तो एक तो सुनना है, सुन के फिर कॉपी पे लिखना भी है बच्चों, इससे प्रश्न उत्तर लिखना है। और यदि फिर भी कुछ परेशानी आती है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो मेरा यूट्यूब चैनल सरस्वती दत्त करके आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। बाकी मैंने आपको अपना नंबर दिया हुआ है और यदि फिर भी कुछ समझ नहीं आता, आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और कुछ सुधार चाहते हैं या किसी भी प्रकार से कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। आपके लिए मैं हमेशा उपस्थित रहूंगी। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।